इब्तिदा है उस रब्बे जुल जलाल के नाम से कि जो समी भी है और बसीर भी, जो रहीम भी है और करीम भी, जो अलीम भी है और खबीर भी। अफ़कारे रोशन के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ डॉक्टर मुनज़्ज़ा अंबरीन। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम। क्यों ये ख़ास प्रोग्राम है? क्योंकि आज हम तारीख़ के औराक को पलटने जा रहे हैं। आज हम वो दास्तानें, वो जवाहिर, वो हीरे जिन पर वक्त की धूल पड़ती जा रही है, हम एक कोशिश करेंगे अपनी कि उस धूल को हटाएं और उन नगीनों को, उनकी आबोताब को महसूस कर सकें। अगर हम तारीख़ के सुनहरे औराक से पर्दा उठाएं तो यकीनन पाकिस्तान की तारीख़, जिसमें तहरीके पाकिस्तान और फिर तहरीके पाकिस्तान में कायद आज़म जैसा अजीम रहनुमा, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया, उनकी बसीरत, उनकी कोशिश, उनकी हिम्मत, उनका अज़्म, जो हमारे आज के नौजवान के लिए एक मशअले राह होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि उन पहलुओं पे आपकी तवज्जो दिलाएं। क्योंकि पाकिस्तान की तहरीक सिर्फ एक जिद्दोजहद नहीं है, ये एक यकीन का सफ़र है, ख्वाब से ताबीर तक का सफ़र। ये ताबीर है कौम के जज्बों की, ख्वाबों की और बेशुमार कुर्बानियों की। और आज हम चाहेंगे कि हम वो दास्तानें जो किताबों में कम जिंदा हैं लेकिन दिलों में बहुत ज़्यादा जिंदा हैं, जो उन आँखों में मौजूद हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम आज उन दास्तानों को दोहराने की एक कोशिश करेंगे। और इस कोशिश के लिए आज हमने जिस मेहमान शख्सियत को दावत दी है, जब कायद आज़म की बात हो या तहरीक पाकिस्तान की बात हो, तो उनकी राय, उनकी बात यकीनन हतमी समझी जाती है। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद, जो साबिक डायरेक्टर हैं हिस्ट्री कमीशन के और रिटायर्ड प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कायद आज़म चेयर के। आपको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। आपकी खिदमात के बदले में आप एक मशहूर व मारूफ हिस्टोरियन हैं, और सबसे अहम बात कि एक उस्ताद होने के साथ साथ आपने बहुत सारी किताबें लिखी, 50 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिनमें से 30 किताबें हमारे कायद और मादरे मिल्लत से मंसूब हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया और हम इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा आपने आगाज़ किया है और जो नए अफ़कार के अंदाज़ में आपने तहरीक पाकिस्तान का तारुफ कराया है, बहुत अच्छा है, फैसिनेटिंग है। और हमारी दुआ है आप जैसे यंग लड़कियाँ, लड़के जो हैं, इस पाकिस्तान की मज़ीद आबियारी करें। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब भी हम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, उसमें बेशुमार कुर्बानियाँ, लोगों का जो अज़्म है, जो वलवला है, तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये अज़्म और ये वलवला आया कैसे। पाकिस्तान की तहरीक का जब आगाज़ हुआ और जो अल्लामा इकबाल का दूसरे लफ्ज़ों में जो ख्वाब था, उस ख्वाब को आम लोगों ने किस तरह से अपनाया, अवामी सतह पे वो कैसे बने? बहुत अच्छा सवाल है आपका, माशाल्लाह। असल बात तो ये है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो काफ़ी अच्छे से थी, लेकिन वो उसका क्लाइमेक्स जो है 1857 की जंग आज़ादी है। फिर ब्रिटिश राज का दौर हो गया है और मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान या बरसगीर पाक व हिंद अंग्रेज के तसल्लुत में आ गया। वो हम देखते हैं। फिर ये नए दौर का आगाज होता है।
हम्म और उसमें हिंदू लीडर भी पैदा होते हैं, मुसलमान भी लीडर पैदा होते हैं, हम्म लेकिन सर सैयद जैसी नामवर शख्सियात भी पैदा होती हैं। बिल्कुल। और जिनको बड़ा रियलिस्टिक उन्होंने स्टाइल में आगाज किया। हम्म ईस्ट इंडिया कंपनी के जुडिशरी में वो जॉब करते थे सिविल हम्म जज के तौर पे। तो वो हमारी कौम पर निगाह रखे हुए थे, जिन्होंने इस कौम का जवाल भी देखा है हुकूमत का, हम्म और ब्रिटिश का राज भी देखा है, हम्म कैसे तुलू होता है उनका है। और जो 1857 में जंग आज़ादी की नाकामी हुई है हमारी और हम्म अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ है, उनकी आंखों के सामने की बात है। हम्म और वो भी इस जो यूरोप की रईस रोशनी आई ना उस दौर में, हम्म उससे पहले तो मुतासर हुए, फिर मुतासर होकर उससे मायूस हुए। अच्छा, ये कमाल है गुड, हाँ, कि जबरदस्त। नए आइडियाज, नई तालीम, नए अफकार जो आबाद की है, हम्म वो तो पहले ही यहाँ तो सदियों से वो मुसलमानों की हुकूमत थी, और हम्म नए अफकार यूरोप ने पैदा किए। और हम्म यहाँ अंग्रेज, चूंकि वो हमारे कॉलोनियल मास्टर थे, वो उन्होंने पैदा किए हैं। हम्म सर सैयद जैसे लोग भी मुतासर हो गए हम्म कि भाई तालीम हासिल करो। माँ बाप मुसलमान पेरेंट बच्चों को कम भेजते थे बच्चों हम्म स्कूल में, उनको कायल किया करो। हम्म 1859 में हम्म 1859 में सही है। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, हम्म जिसमें हिंदू और मुसलमान स्कॉलर भी रखे, ताकि हम्म जो अफकार नौ यूरोप में पैदा हुए हैं, हम्म इनका ट्रांसलेशन उर्दू में किया जाए, और हमारे आम लोगों तक पहुंचे। पहुंचे। ये बिल्कुल। सर सैयद ने आगाज किया इसका। आपने अफकार बिल्कुल। नौ की बात की है ना, हम्म तो यूरोप का अफकार नौ यहाँ ऐसे आता है। हम्म अब सर सैयद का पहले यकीन था कि ये हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा सदियों से है, हम्म ये शायद इस अफकार नौ से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। ये उनका व्यू था। हम्म लेकिन उनका चंद हम्म सालों में ये उनका जो ख्वाब है वो टूट गया है। 1867 में हम्म जब वो बनारस में थे, हम्म जज थे, तो उन्होंने मुलाकात, वहाँ का विलियम शेक्सपियर कमिश्नर था, हम्म उससे मुलाकात की। हम्म कमिश्नर ही बहुत बड़ा टॉप अब ब्रिटिश रैंक ऑफिसर होता होता है, है, बिल्कुल, जो हाँ। उस जिले का डिवीजन का होता है। हम्म उससे कहा, क्योंकि उस दौर में उर्दू हिंदी तनाज़ा पे तहरीक चल रही थी, हिंदू कह रहे थे कि उर्दू जो है यूपी में उसको लाई थी ना अंग्रेजों ने, हम्म उसको खत्म करना था, हम्म खत्म कर दिया बाद में। तो क्या इसको खत्म करके हिंदी हिंदी ला जाए। देवनागरी स्क्रिप्ट में लागू की जाए, हम्म हैं लागे। बिल्कुल। उससे सर सैयद का आइडिया बदल गया। हम्म उन्होंने कहा मेरा तो ख्याल तो था जब जदीद तालीम आएगी, हम्म मुसलमान और हिंदू दोनों एक ही नए ख्यालात में आ जाएंगे, नई रोशनी वाली जो बात इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। लेकिन चंद सालों में हम्म उनका ये ख्याल बिखर गया, हाँ, बिखर गया। और कहा शेक्सपियर से 1867 में हम्म कि मैं बड़ी कोशिश की है ये कौम इकट्ठी रहे, हम्म लेकिन मैं मायूस हो गया हूँ हम्म हिंदुओं के रवैये से हम्म और मुसलमानों के रवैये से। हम्म अब ये दोनों कौम इकट्ठी नहीं रहेंगी, दोनों अलग रहेंगी कौम। जदीद दौर में भी ये अलग रहेंगी। बिल्कुल। और वही जो, ये तो बड़ी लंबी बात है ना, हम्म अब इसको शॉर्ट में ये करता हूँ। हम्म सर सैयद जो है बाद में इसी को लेकर चलते रहे, हम्म जबकि एक कौम के लिए एक सियासी जमात की बुनियाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पड़ी है, हम्म जिसको अंग्रेजों ने नाफज किया था इधर, हम्म कि ख्याल था कि ये कौम को एक बनाया जाए। सर सैयद ने उसकी मुखालफत की है कि नहीं, मुसलमान अलग कौम है। या, तो कहा कि मुसलमान पहले तालीम हासिल करें, हम्म जब साइजेबल उनका नंबर हो जाएगा फिर वो फिर चाह गौर सकते करेंगे इस हैं। पर। हाँ, सर सैयद 1898 में डेथ हो गए, हम्म लेकिन इसके मुखालफत में रहे और अपने तालीम के स्कूलों में हम्म दूसरे इलाकों के लोगों को भी मोटिवेट करते रहे। खुद हम्म उन्होंने एमए पहले स्कूल बनाया, फिर कॉलेज बनाया हम्म 1875 में, हम्म और फिर वो 891 की डेथ के बाद वो यूनिवर्सिटी बन गया। यूनिवर्सिटी बन गई, ठीक है, बिल्कुल। तो ये था कि मुसलमान यूरोपियन तालीम, कंसेप्ट क्या है, यूरोपियन तालीम मुसलमान एनवायरनमेंट के अंदर दी है, हम्म
बिल्कुल। अंग्रेज देता था यूरोपियन तालीम यूरोपियन माहौल में। हम्म। हिंदू वाला सिख जो आपने स्कूल बनाए, हम्म। उन्होंने उसको हिंदू माहौल में बना दिया है, हम्म। सिखों ने सिख माहौल में बना दिया है। हम्म। मुसलमान सैयद ने कहा कि अब हम मुस्लिम माहौल वाले स्कूल बनाएंगे। बिल्कुल। तमाम इंडिया में ये हम्म। वेव चल पड़ी, हम्म। मुस्लिम स्कूल और राय इस्लामिया स्कूल, हम्म। ऐसे तमाम इस तरह ये जब तालीम हुई है सही डेथ के बाद हम्म। 1906 में ढाका में मुसलमानों की अलग सियासी जमात बनी। ये वही सियासी जमात है, ये जमात है मुस्लिम लीग। जिसके प्लेटफार्म में एक अल्लामा इकबाल ने 1930 में हम्म। इस नजरिए को रियासत का नजरिया दे दिया। मुस्लिम हम्म। रियासत कैसे बनेगी, और उसी रियासत को हम्म। का एक आइडिया हुआ, कायदे आजम ने उसके लिए मुस्लिम लीग का अहद बना दिया 40 में कि हम हम्म। लेके रहेंगे पाकिस्तान। इस तरह वो पाकिस्तान का राह हमवार होती चली आती गई, है। रास्ते बनते चले गए। सर यकीनन जब हम तारीख में देखते हैं तो कायद आज़म की शख्सियत में हमें एक बहुत सहराना अंदाज नज़र आता है हाँ, जिससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा कायद आज़म की शख्सियत के हवाले से ख़ास तौर पे वो पहलू जो शायद हमारी नौजवान नस्ल को इतना नहीं पता, उस पे अगर आप थोड़ी-सी रोशनी डालें। 20 बार पहलू है उसको लोगों को नहीं पता, हुँ। लेकिन इसमें चूंकि प्रोग्राम में टाइम कम होता है ना, हुँ। थोड़ी बातें करनी पड़ती है। बिल्कुल। वो ये है कि कायद बात ये है कि जब आइडिया एक प्रपोजल पेश करी जाती है, हुँ। 23 मार्च 1940 को आइडिया पेश किया गया। हुँ। अब बंदा उसके पीछे इसको डिफेंड कैसे करता है, हुँ। बातचीत भी करनी है, लोग मुखालफों को कायल भी करना है, हुँ। ये लोगों कायद को आजम की मुतासिर भी करना है। कन्विंसिंग पावर बड़ी, हुँ। उसके सामने बड़े बड़े लोग नाकाम हो जाते। हुँ। मसलन मैं आपको, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, एक खास बात बताऊं। हुँ। आप देखें ये तहरीक पास से चली, हुँ। 42 में क्रिस्प मिशन आया, 44 में गांधी जना टाक्स होते हैं, हुँ। फिर 45 में शिमला कॉन्फ्रेंस भी होती है, हुँ। 46 में ये जो है ना आपका ये कैबिनेट मिशन प्लान भी आता है। हुँ। 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 आखिर में लॉर्ड माउंटबेटन हुँ। वायसराय बनता है। कांग्रेस ने कहा हुँ। कि कांग्रेस ने जोर मार के उसको मुकर्रर कराया हुँ। कि ये हमारी बात इंडिया को यूनाइटेड रखेगा। हुँ। लेकिन और उसके लिए लंदन से तैयार होके बड़ी ब्रीफिंग के साथ आया। अच्छा, हाँ। मैंने सारा इंडिया ऑफिस का लंदन में रिकॉर्ड पढ़ा है, हुँ। उनके ब्रिटिश, अब पुराना इंडिया ऑफिस भी मैंने सन 81 में देखा था, हुँ। अब वो खत्म हो गया है। अब ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर उसका सारा हुँ। रिकॉर्ड, हुँ। उसकी सब चीज मैंने पढ़ी। हुँ। उसमें उसको ब्रीफ किया गया है कि सबसे बड़ा हुँ। मुश्किल शख्स जो है हुँ। जिसको आपने डील करना है वो जिना है। अच्छा, बाकी अंग्रेज़ भी बंदे मानते थे। बाकी बंदे को कायल करना आपके लिए बहुत आसान है, हुँ। जिना को कायल करना बहुत मुश्किल है। हुँ। उसके लिए आपने बड़ी तैयारी करनी है। हुँ। कोई लंदन में उसको 10 ब्रीफिंग दी है इस पे, अच्छा, ओके। और फिर यहाँ पर जब आए इधर हुँ। 22 मार्च 47 को आए, हुँ। वेवल था उस वक्त, 23 को उसने हलफ उठाया, 23 हुँ। मार्च 47 को, हुँ। और उसने बातचीत शुरू कर दी। हुँ। और उसको कहा गया कि आप पहले दूसरे लीडरों को मिले, हुँ। गांधी नेहरू दूसरों, हुँ। जिन्ना को बाद में मिलना है अपने, हुँ। क्योंकि अगर आप पहले मिले तो आप उसके जेर असर हो जाएंगे। हुँ। और आप हैरान होंगे इस बात को हुँ। कि जिसके किताबों में जिक्र कम है, कि हुँ। आने से पहले वो 23 मार्च से 5 अप्रैल को कायदे उनको मिला पहली दफा। अच्छा। इसके दौरान कितने लोगों से मिला? हुँ। 35 लोगों से मिलते। ओह! और उसमें खास बात यह है, गांधी से भी बने, कोई हुँ। 10-12 मुलाकात कर चुका है, हुँ। नेहरू से भी 4-5 मुलाकातें कर चुका है हुँ। जिन्ना को मिलने से पहले। हुँ। और उनसे उसने ये सवाल उठाया, हुँ। हाउ टू टैकल जिन्ना, अच्छा, हाँ। कि जिन्ना साहब को टैकल कैसे किया जाए। हुँ। पाक क्यों जिन्ना साहब टैकल होंगे तो पाकिस्तान की कहानी खत्म होगी, हुँ। बात तो ये होगी। हुँ। तो बड़े उन्होंने मशवरे दिए। मैंने वो इंडिया ऑफिस का, ब्रिटिश ऑफिस का रिकॉर्ड भी पढ़ा है। हुँ। एक गांधी का 3 सफ़े का है,
अच्छा। और नेहरू के, और मैंने उनका राइट किसी किताब में नहीं छपे, मैंने पढ़े हैं। हम्म। उन्होंने मशा जिना से आपने ये पहला सवाल करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, चौथा ये करना है। हम्म, अब क्या जिना जिन है? आप इतनी तैयारी कर रहे हो, हाँ है बिल्कुल, जिन से भी ज्यादा समझ रहे है थे। ना? कमाल की बात है। अब जब 5 को हम्म। मिलता है ना जिना साहब, वहां हम्म। 6 को, उसके बाद कई मुल्क आते हैं। हम्म। 2 सवालों में जिना साहब ने उसको नॉकडाउन कर दिया। हम्म। पहला सवाल माउंटबेटन ने किया हम्म। कि मिस्टर जिना, आप जो है महात्मा गांधी हिंदू इस हिंदुस्तान को एक गौ माता समझते हैं हम्म। जो कि तकसीम नहीं हो सकता है, हम्म। और उनको जो है आप ज़िबा करने वाली बात कर रहे हैं, जो काटने अच्छा, की, हाँ। तो हम्म। आप उनके दिल क्यों दुखाते हैं? हम्म। कायदे आज़म ने जवाब दिया कि माय लॉर्ड, बिल्कुल ठीक है, हम्म। आपकी बात सही है। अब मेरा सवाल है, हम्म। जब 1932 में बर्मा वाज पार्ट ऑफ इंडिया, हम्म। कायदे आज़म ने उसको कहा था हम्म। कि बर्मा वाज पार्ट ऑफ इंडिया, आपने 1932 में उसको अलहदा जब काटा है, हम्म। वाज नॉट दैट विवी सेक्शन ऑफ मदर इंडिया काउ? अच्छा। हम्म। कैसा है? जवाब नहीं दे सका, ना हम्म। यश कर सकता है ना हाँ कर सकता है। हम्म। कैसा है? फिर उसके बाद हम्म। दूसरा सवाल किया। हम्म। दूसरा सवाल ये किया कि मिस्टर जनात, ये जो आप कह रहे हो ना तकसीम का, हम्म। फिर भी कोई कल्चरल अफिलिएशन तो रहेगी ना आपस में, कॉमनैलिटीज। हम्म। ठीक है, मजहब अलहदा है, तहजीब अलहदा है, हम्म। कुछ बातें, खाने पीने, अंदाज, ये तो हाँ। लिबास में तो रहेगा ना। हम्म। उन्होंने कहा तो क्या दुनिया में ऐसी कोई मुल्क है, 2 मुल्क हैं हम्म। कि जिसमें कॉमनैलिटीज भी हैं और फिर मुल्क भी अलग हैं? हम्म। हम्म। कायदे आज़म ने कहा, माय लॉर्ड, मैं कई दुनिया की मिसालें दे सकता हूँ आपको, इतना तो हम्म। वर्ड नॉलेज था उसका। हम्म। उसने कहा कोई एक ही दे दे मिसाल। हम्म। वो कायदे आज़म का स्टाइल था, सवाल का जवाब काउंटर सवाल से करता था। हाँ। वो पता क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ यूएसए एंड कनाडा? इसका जवाब नहीं हम्म। दे सका। हाँ, जबरदस्त। कमाल है ना? तो हाँ। इससे उन्हें नॉकडाउन कर दिया उसको। ये हम्म। आगे आगे स्टोरी बाद में चलती है। जबरदस्त, जबरदस्त। जी सर, मैं और माशाल्लाह कायदे आज़म की शख्सियत ऐसी है कि वाकई इस पे घंटों भी गुफ्तगू की जाए तो कम है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कायदे आज़म की ये जो हमें डिटर्मिनेशन नज़र आती है, ये हाँ, कायदे आज़म का जो हिम्मत, हौसला, और देखिए ये एक एक फ़र्द है, लेकिन एक पीछे पूरा सिस्टम बनाया जाता है इनको किसी तरह से इनको हाँ। हराने का, लेकिन सिस्टम नाकाम हो जाता है। इस सारी जद्दोजहद में, इस डिटर्मिनेशन में अ, फ़ातिमा जना का आपको क्या किरदार नज़र आता है? और फिर कायद-ए-आज़म के साथ ज़ाती तौर पे जो एक बहन-भाई का ताल्लुक है, जो एक प्यार है, उसको आप किस तरह देखते हैं? कायदे आज़म का बहुत अच्छा सवाल है। फातिमा जिन्ना के साथ बहुत छोटी बहन थी, बहुत मोहब्बत करते थे। हुँ। 1903 में ये पैदा हुई बॉम्बे में, हुँ। ठीक है? और इनकी वालिद साहब, इनके डेथ हो चुकी थी। हुँ। तो कायदे आज़म ने उनको स्पॉन्सर किया, कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल कराया, हुँ। हॉस्टल में दाखिल कराया, हुँ। ठीक है? कायदे आज़म सिंगल रहे थे उस वक़्त, हुँ। शादी उनकी बाद में हुई है, दूसरी हुँ, हुँ, शादी। हुँ। पहली जो थी, जब स्टूडेंट एज में गए थे, पीछे से उनकी वाइफ़ फौत हो गई थी ना, हुँ। तो ये फिर उनको वहाँ से मैट्रिकुलेशन या पीएचडी करने कराने के बाद कलकत्ता भेजा डेंटल कॉलेज में, वहाँ डेंटिस्ट्री में कराया। हुँ। फिर वहाँ से करा के 3-4 साल के बाद उनको बॉम्बे में डेंटल क्लिनिक खोला। हुँ। और पूरा स्पॉन्सर कायद-ए-आज़म फिर कर अब रहे मैं हैं। शॉर्ट शॉर्ट हुँ। सी बातें बता रहा हूँ, जो टाइम कम होता है। हुँ। 1900 उनकी शादी जो दूसरी हुई है, हुँ। तो वो दो 1918 19 में हुई है, ना हुँ। 18 में हुई है, हुँ। 1918 में, हुँ। ठीक है? वो सारे में किताबों में तफसीर है, हुँ। कैसे मुसलमान हुई है, निकाह किसने पढ़ाया, ये सब लिखा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद उनकी दीना वादिया, दीना जिन्ना, जो हुँ। बाद में वादिया शादियों के नाम हो गए, वो बेटी अगले 1919 में पैदा हुई, लंदन में जाकर पैदा होती है, हुँ। ठीक है? 1929 में इनकी वाइफ की डेथ होती जाती है। हुँ। फातिमा जिन्ना डेंटल क्लिनिक चला रही हैं। हुँ। अब बहन का कायदे-आज़म के साथ इतना लगाव है, हुँ। कायदे-आज़म ने इशारा किया कि इस बच्ची को सँभालने वाला कोई नहीं, इसकी माँ तो मर गई है, हुँ। शादी मैंने करनी कोई नहीं है, हुँ। तो बेहतर है तुम मेरे पास आओगे। ये देखो तो भाई आपके लिए हर चीज़ हाज़िर है। हुँ। क्लिनिक बंद किया, हुँ। घर में आ गए, सारी ज़िंदगी हुँ। लगा दी।
देखें। और फिर हम्म। बहुत सारी बातें हैं, मैं आखिरी बात करता हूँ। हम्म। कायदे आजम जब 7 अगस्त 8 अगस्त को जब पाकिस्तान वाला बनने हम्म। वाला हो गया ना तैयार, हम्म। कि अब कराची अनाउंस कैपिटल तय होने हो वाला गया, है। हाँ। इन्होंने भाई ये कराची आए, हम्म। वहां पर सर हिदायतुल्लाह या अब्दुल्ला हारून, हम्म। इनके ज्वाइंट मीटिंग में इन्होंने शिरकत की। हम्म। इनके ऑनर में हुआ कि हम्म। पाकिस्तान बाब कौंसिल असम्बली का इजलास 10 को होना था, हम्म। तो उस वक्त याद किया, तो उसको फातिमा जना के एजाज में फंक्शन हुआ अच्छा। और फातिमा जना की तारीफ में बातें हुई। तो हम्म। कायद आजम ने उसमें कहा, हम्म। क्या ये जो मेरी बहन है, हम्म। ये बड़ी जरूरतमंद बहन है। हम्म। आज से 10 साल पहले, अब तो पाकिस्तान बन रहा है ना, हम्म। हम्म। पर 10 साल पहले इसको कहा, मेरी बहन तू मेरे साथ जलसों में ना जाएगा। हम्म। क्यों? ये कांग्रेस वाले मुझे किसी भी वक्त गोली मार देंगे। हम्म। उसने कहा, भाई ये आज तुमने बात की है ना, हम्म। अब मैं हर जलसे में तुम्हारे साथ जाऊंगी, और जो मुझे हम्म। पता लग जाए गोली इधर से आ रही है, मैं सीना तान खड़ी हो जाऊंगी, इधर से आ हम्म। रही है उधर खड़ी हो जाऊंगी। कहते ये वाह, मेरी बहन है। ये है मोहब्बत का वो मयार। हाँ और यकीनन इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा है। हाँ। तो सर, फातिमा जिन्ना ने बड़ी हिफाजत की है ना, कहा कायद जो घर आजम का की। संभालना, पार्टी करना, तो हम्म। औरत के बगैर, चाहे बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, बिल्कुल। उसके बगैर तो नहीं चल सकता काम। और सारा फातिमा जिन्ना ने चलाया था। और वो पूरा घर का निज़ाम इतना एहसन तरीके से चला रही थी कि हम्म। कायद आज़म को अपनी सारी तवज्जो वो पाकिस्तान भारतीय। को बनाने पे मरकूज़ कर सकते थे। सर, तो मादरी मिल्लत का किरदार तो एक रोशन जगमगाता किरदार है ही। उनकी कुछ डेथ के, कायदे मज़ीद की डेथ के कुछ। बाद भी, हाँ, बिल्कुल, कायद आज़म की डेथ सिक्सटी के सेवन बाद। में उनकी डेथ होती है ना, हुँ। अभी जुलाई महीना ये गुजरा है ना, हुँ, 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 उसमें हुँ। तो 67 तक बहुत अच्छा किरदार रहा है। बिल्कुल। तो सर, दीगर कुछ ख़वातीन के किरदार को अगर आप हाइलाइट करना चाहें जिन्होंने। बेशुमार है, मिसेस हारून है, हुँ, मिसेस हुँ। अब्दुल्ला, बेशुमार, लाहौर की ख्वातीन बेशुमार है, और कराची के हैं, बेशुमार लोग ख्वातीन है, एक नहीं है। हुँ, हुँ। और के भरपूर वक्त कायदे, फातिमा जनाब देखें, दिल्ली में मुस्लिम लीग का दफ्तर था, हुँ। फातिमा जना एक तो ज्वाइंट मिली, एक ख्वातीन की 300-400 की मीटिंग अलग किया करती थी हुँ। पाकिस्तान की आईजीओ को समझाने के लिए, दिल्ली हुँ। में बिल्कुल। हाँ, और यकीनन औरतों में ये शऊर बेदार करने की पूरी की पूरी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो उन्होंने बहुत जान एहसन लड़ा दी तरीके इसकी। से निभाई। सर, मैं आपसे एक एक सवाल जो मुझे लगता है कि शायद ये बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए भी, बीइंग अ हिस्टोरियन। आपने हिस्ट्री को इतना करीब से पढ़ा, इतनी आपकी गहरी नज़र है कि यकीनन हज़ारों नहीं तो सैकड़ों ऐसे वाक़यात होंगे जो आपको जज़्बाती तौर पे बड़ा मुतासिर करते होंगे। लेकिन प्रोग्राम के वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको 1 या 2 वाक़यात जो बीइंग हिस्टोरियन आपको हैरान कर देते हों, आपको बहुत जज़्बाती कर देते हों, उनको अगर आप हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा-सा उनको अगर आप बताना चाहें? बेशुमार वाक़यात हैं, मैं सिर्फ 2 हुँ। वाक़यात का ज़िक्र करूँगा। ठीक है। कायदे-ए-आज़म 23 मार्च को पाकिस्तान में पेश हुआ है ना लाहौर में, हुँ, हुँ, हुँ। कायदे-ए-आज़म यहाँ पर 21 मार्च को आए। हुँ, दिल्ली से ट्रेन में बैठे, हुँ, डॉक्टर का तबीयत ख़राब थी, हुँ, हुँ, डॉक्टर ने कहा अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। हुँ, इन्होंने कहा नहीं, मैंने डेट दी हुई है, हुँ, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता है। हुँ, इसके बावजूद कायदे-ए-आज़म को मुझे मुसम्मम इरादे की बात कर रहा हूँ, हुँ, सेहत की कोई परवाह नहीं की, ट्रेन बैठे, हुँ, बैठे, हुँ, रास्ते में हुँ, पढ़ते बहुत थे ना अखबारों हुँ, में, हर चीज़, बेहोश हो गए। हुँ, फातिमा जना साथ हैं, हुँ, 2 घंटे तक बेहोश रहे। हुँ, फातिमा जना किसी को नहीं बताया, हुँ, उनका इलाज करते नहीं, पानी पिलाते दिए, हुँ, कोई वावेला नहीं किया हुँ। कि पूरी कौम का आगे मुस्तकबिल जाना है। देखें, कितना सब्र और इस्तकामत के साथ, बिल्कुल। रोना आता है इंसान को, हैं? हाँ, क्या ख्याल है ऐसे कि ही है, इतना बिल्कुल। उन्होंने कुर्बानी दी है। हुँ, तो ये दूसरा वाक़या उनकी जुर्रत हुँ, और बहादुरी का, हुँ,
जब 14 अगस्त को माउंटबेटन 13 अगस्त को कायदे कहने पे कराची आया। 14 अगस्त की सुबह 9 बजे आइन असेंबली में इंतकाल इख्तियार होता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, 14 अगस्त 1947। इंडिया का 15 अगस्त है ना, हमारा 14 अगस्त है। 14 अगस्त ये इसीलिए है। हम्म कायदे अभी घर में थे, हम्म माउंटबेटन भी साथ ही थे। हम्म तो एक माउंटबेटन के पास, वो अभी तो इंडिया का वायसराय वही है ना, हम्म अभी तो इंतकाल इख्तियार नहीं हुआ है ना। हम्म उसको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है हम्म कि आपने पब्लिक के लिए जलसे में, आपने जुलूस में जाना है, हम्म आप ये ना करें। हम्म आप, हमारी रिपोर्ट है कि बम ब्लास्ट की इतला है, अच्छा, तो इसलिए आप ना जाएं। हम्म माउंटबेटन ने वो पढ़ के कायदे आज़म को दे दी हम्म टेलीग्राम, और वो भी बड़े आदमी भी बड़ी बातें हैं। हम्म उन कायदे आज़म ने कहा, माउंटबेटन ने कहा कि कि व्हाट आज इज नहीं व्हाट इज यू जाने का। थिंक। ये पढ़ने के बाद अगली बात पूछते हैं ना। हम्म कायदे आज़म ने कहा, आई एम रेडी। हम्म कोई परवाह नहीं किया। हम्म टेलीग्राम भी पढ़ी है। हम्म ये कमाल, आगे लीडर है ना, हम्म और कुछ भी नहीं हुआ है। हम्म जुलूस को लीड करते हुआ है आइंसा असेंबली में इंतकाल इख्तियार। वाह, यानी ये वो मिसालें हैं कि अपनी जान, अपनी जिंदगी की कतन कति परवाह नहीं परवाह नहीं करनी। है, बिल्कुल। बिल्कुल। सर, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज अगर हम देखें तो हमारे नौजवानों में शायद कायद की बसीरत का इल्म उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप खास तौर पे तालीम, निसाब और मीडिया के किरदार को कैसा देखते हैं? देखो जी, खामियां तो होती रहती हैं। अगर ओवरऑल तनादर में देखें हम्म तो बहुत अच्छा किरदार रहा है पाकिस्तान ने। ये जो 77, ये तकरीबन 78 ये हो गए, हम्म इस मुख्तलिफ अदवार में लेके माशाल्लाह दौर भी है। हम्म लेकिन नजरिए के साथ कमिटमेंट जो है ना, वो कभी वीक हम्म नहीं हुई। बिल्कुल। अगरचे उनका इजहार कमजोर रहा है, हम्म सिलेबस में भी थोड़ी सी कमी आती रही है, हम्म और अभी भी है, लेकिन कमिटमेंट इज देयर। ओवरऑल चीजों में देखना चाहिए। हम्म अगर तभी ये कमिट द वीकनेसेस के बावजूद ये कौम हाँ, इतनी इंडिया को उन्होंने कमिटेड शिकस्त दे दिया है। ऐसे ही है, ये बिल्कुल। कुरान की वो बात जो है साबित होती है हम्म कि क्या इंसान तूने 12 देखा नहीं है, अल्लाह ताला ने छोटी कौम को बड़ी कौम पर फतह अता की। उसकी हम्म सदाकत है ये। 10 मई की जो जंग है, फतह है बिल्कुल, पाकिस्तान की, हाँ। दुनिया को हैरान कर दिया इसने। हम्म क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। इंडिया कितना बड़ा, 10 गुना बड़ा मुल्क है आपसे। हम्म अल्लाह ताला ने आपको फतह दी है। कौमें जुर्रत और जज्बा शहादत जिंदा होती है। बिल्कुल। मैं 15-20 मुल्कों में गया हूँ कॉन्फ्रेंसों हम्म में, और मुसलमान मुल्कों में ज़्यादा गया हूँ। हम्म लेकिन मैंने जो मुशाहिदा किया है ना, हम्म जब अल्लाह रसूल के नाम पे मरने मारने की बात आती है, तो ये जी, सबसे पहले जान देंगे। हाँ, कुल। तभी हजूर ने फरमाया, जिहाद ही सबसे अफजल नेकी है। यही है ना। बिल्कुल। और फिर अगली बात होती है, ये वर्ल्ड वार 1 और 2 हुई है ना, 1914 से 18 तक वर्ल्ड वार 1 हुई है। हम्म उस वक्त भी पाकिस्तान के मुसलमान हम्म फौज में ज्यादा थे। हाँ इनकी वजह से लोगों ने, अंग्रेजों ने फतह। सेकंड वर्ल्ड वार में भी ये हमारी वजह से हुई है। हम्म मेरा अपना बड़ा भाई सूबेदार था वो वर्ल्ड वार 2 में, अच्छा, और वो हाँ। जापान में कैद भी हो गया। तो हम्म ये हमारी बहादुरी है। बिल्कुल सर, आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया। यकीनन पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी ताकत हमारा ईमान है, हाँ और इस ईमान का एक सबसे अहम हिस्सा इस वतन की मोहब्बत है। हाँ और इसीलिए ये कौम हर मरहले पे जब जब वतन को ज़रूरत पड़ी, इस कौम का हर जवान सर पे कफन बांध के निकलने को तैयार खड़ा है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कौम में ये जो जज्बा है वतन की मोहब्बत का, वतन के लिए कुर्बानी का, इस जज्बे को हम सही रास्ता दिखाते रहें। आमीन। कहा जाता है, किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है, ये वतन तुम्हारा है
तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमखा इसके। बहैसियत एक मुहक्किक, बहैसियत एक मुअल्लिम, किसी भी आप शोबे में हो, इस वतन के लिए नौजवानों की डायरेक्शन को सही करना यकीनन हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम इस नौजवान नस्ल में ये मोहब्बत मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी वक्त है कि तारीख को दोहराया जाए, अभी भी वक्त है तारीख को दोहराया जाए, फिर से इस कौम को इकबाल का ख्वाब दिखाया जाए। बेशक। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके वक्त का। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।